अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद सफीन और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिजाब प्रोटेस्ट इन ईरान गो आउट ऑफ कंट्रोल, विल देयर बी रेवोल्यूशन इन ईरान। तो देखते हैं भाई वीडियो, क्योंकि हिजाब वाला मामला भाई इंडिया के बाद इंडिया वाला तो भाई कंट्रोल हो गया था और वो था कुछ और चीज़ के लिए, लेकिन ये जो है भाई ये काफ़ी आगे तक जा पहुंचा है। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ईरान में हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में तख्ता पलट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लोग सड़कों पे अपनी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो फोर्सफुल पॉलिसी है, जिसमें सरकार डिसाइड करती है कि फीमेल्स क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी, लिटरली हिजाब फोर्स किया जाता है फीमेल्स पर। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गए ईरान में कि 1500 लोग जेल जा चुके हैं, 31 लोगों की मौत हो गई है। और 31 लोगों की मौत कैसे हुई है? जो ईरान में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये गोलियां चला रहे हैं अपने लोगों पर, प्रोटेस्टर्स को सड़कों पे मारा जा रहा है। और ये सीन्स दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए ईरान ने पूरे देश में इंटरनेट भी अब कट करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो लगातार हम देख रहे थे कि ईरान से इस टाइप की जो वीडियोज है सामने आ रही थी, जहां पर लोग तंग आकर पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं। एक वीडियो ये भी सामने आई जहां पर एक आदमी खुद ही मॉरल पुलिसिंग कर रहा था। उसने देखा कि एक फीमेल थी, उसने प्रॉपर तरीके से हिजाब नहीं पहना, वो खुद अपनी बाइक से उतरा, उस फीमेल को थप्पड़ मार दिया। उसके रिस्पांस में आसपास के लोगों ने उसको पीटना स्टार्ट कर दिया कि तुम कौन हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले, उस फीमेल को बताने वाले कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी पब्लिक स्पेस में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार जिस ब्रूटैलिटी से अपने ही नागरिकों पर आज के समय अत्याचार कर रही है, तो इससे पॉसिबिलिटी है कि एक बार को फिर से ईरान में रेवोल्यूशन हो जाए। और ये रेवोल्यूशन जियोपॉलिटिकली इजराइल, इंडिया, यूएस, इवन सऊदी अरेबिया सबको इंपैक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समझ में आ गया, मगर इसका रूट कॉज क्या है, ये सब ट्रिगर कैसे हुआ? देखिए, वैसे तो इसका रूट कॉज काफी डीप है, मगर जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं ये शुरू हुए थे मासा अमीनी की मृत्यु के बाद। मासा अमीनी ईरान की सिटीजन थी। ये अपने शहर से ईरान की कैपिटल तेहरान में ट्रैवल कर रही थी, और जब ये रास्ते में थी, ट्रैवल कर रही थी, उस वक्त इनका जो हिजाब था ना, ये इनके सर को पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा था। ये देख लिया ईरान की मॉरल रिलीजियस पुलिस ने। जी हाँ, ईरान में एक प्रॉपर मॉरल रिलीजियस पुलिस है जिसका काम यही है ध्यान रखना कि औरतें क्या अपना जो सर है प्रॉपरली कवर कर रही हैं, एटलीस्ट हिजाब तो पहन रही है। ये ऑफ कोर्स चाहेंगे कि पूरा बुर्का पहने, मगर एटलीस्ट ये लोग चाहते हैं कि हिजाब तो पहने ही। और अगर कोई औरत हिजाब नहीं पहनती तो ये लोग सीधा ऑन द स्पॉट उस औरत को अरेस्ट भी कर सकते हैं। और इस टाइप की मॉरल पुलिसिंग ईरान में चल रही है 1980 से। तो मासा अमीनी को ईरान की रिलीजियस पुलिस ने डिटेन कर लिया क्वेश्चन करने के लिए कि आपका हिजाब प्रॉपर क्यों नहीं है। देखिए, ये थोड़े खुले विचार वाले होंगी, ये चाहती होंगी कि मुझे इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई मुझे बोले ना कि मैं ओपनली पब्लिक स्पेस में क्या पहनूं क्या ना पहनूं। नहीं तो वैसे देखिए, ईरान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे ड्रेस कोड होता है। वो जो ड्रेस कोड है वो लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं। उधर ईरान की सरकार जो भी कहती है कि जी आपको बुर्का पहनना है, पूरी बॉडी को कवर करना है, वो काफ़ी बार प्रॉपरली ये लोग फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आदमी कहीं ट्रैवल कर रहा हो, खुले में शॉपिंग कर रहा हो, वहाँ पर भी कॉन्स्टेंटली उस पर सर्विलेंस रखा जाए और इंश्योर किया जाए कि जो ईरान की सरकार चाहती है वो वही कपड़े पहने। और अगर आप सोच रहे हैं कि महिलाएं क्या कपड़े पहनेंगी, इसको लेकर क्या ईरान में इतने ज़्यादा सख्त कानून है, तो मैं आपको बता दूं इनकी सरकार की पॉलिसी है। चाहे कोई वर्ल्ड लीडर भी आ जाए, किसी और कंट्री का विदेश मंत्री भी आ जाए, अगर वो फीमेल है तो कहते हैं कि हमारे ड्रेस कोड के हिसाब से आपको ईरान में एंट्री करनी होगी और तभी आप हमारे प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर से मिल पाओगे। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी जब ईरान गई थी तो इस तरीके से इनको मिलना पड़ा ईरान के उस वक्त के प्रेसिडेंट से। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मासा अमीनी के साथ क्या हुआ होगा जब ईरान की रिलीजियस पुलिस ने देख लिया कि ये प्रॉपर तरीके से ये अपना हेडस्कार्फ नहीं पहन रही, तो इनको डिटेन कर लिया गया। इनकी फैमिली को बोला कि पूछताछ चल रही है, इनसे पूछा जा रहा है कि आपके विचार क्या है, क्या आप सरकार के खिलाफ हैं। और फिर अचानक से पुलिस इनकी फैमिली को बताती है कि देखिए, इनकी जब हम एजुकेशन कर रहे थे, मासा अमीनी की जब हम एजुकेशन कर रहे थे, तब इनको हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद ये मर गई। जबकि रियलिटी ये है कि जब इनका पोस्टमार्टम हुआ उसमें पता लगा कि इनको हेड इंजरीज हुई थी, बुरी तरीके से इनको पीट पीट के मारा गया
और जब ये न्यूज पूरे ईरान में फैल गई कि ये लोग इस हद तक अपनी अथॉरिटी को एनफोर्स कर रहे हैं लोगों पर, पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कई फीमेल्स ने सरकार के अगेंस्ट ये कहा कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हमें जो पहनना होगा हम वो पहनेंगे। कई फीमेल्स ने अपने बाल तक काट दिए सोशल मीडिया पर। और अब ईरान की सरकार के लिए प्रॉब्लम यह है कि अब जो गुस्सा है ना ईरान में, ये लगातार ऐसे फैल रहा है कि चाहे राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, हर तरफ लोग इकट्ठा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, फीमेल्स को इस तरीके से डरा धमका कर एक ड्रेस कोड इम्पोज करना गलत है ना। वैसे आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ईरान में इस बात की चेतना बड़ी लेट जागी है। बिल्कुल मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंटरनेट, सोशल मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ईरान के लोगों ने देखा है कि बाकी दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे क्या कानून है। एक्सपोजर जो मिला है बाहर का, उससे ईरान की एक सोसाइटी में आप कह लीजिए एक अवेकनिंग जागी है कि हम पे एक लॉ, हमारी विमेन पे एक लॉ ब्रूटल तरीके से इम्पोज किया जा रहा है। और ये सब एक्चुअली शुरू हुआ था इस्लाम में एक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान से, जो हुआ था 1978 में। उससे पहले आप देखोगे तो ईरान बहुत डिफरेंट था। विमेन काफ़ी हद तक अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखो, ज़रूरी नहीं है कि कम कपड़े पहनना निशानी है कि आप ज़्यादा फ्री हो, आप ज़्यादा लिबरल हो। मगर जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर हो, आप किसी पार्क में जा रहे हो, आप अपने घर के बाहर सब्जियां खरीद रहे हो, वहाँ पे आपको इतना हक होना चाहिए कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर यू कैन वेयर। तो ईरान की महिलाएं आज के समय 2022 में अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही हैं, जो बाकी दुनिया में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। आप जान के हैरान होंगे, ईरान में वुमेन पर इतनी पाबंदियाँ थी कि 40 ईयर्स तक, 40 साल से भी ऊपर हो गए थे, ईरान की महिलाओं ने स्टेडियम में जाकर कोई फुटबॉल का मैच नहीं देखा। ईरान में बहुत ही फेमस स्पोर्ट है फुटबॉल, मगर स्टेडियम में विमेन की एंट्री नहीं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि फीफा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में आकर ईरान की सरकार ने 40 साल के बाद पहली बार ईरानियन महिलाओं को एक स्टेडियम में एंट्री दी और इन्होंने एक फुटबॉल मैच देखा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि कल को इस इशू पर ईरान में फिर से रेवोल्यूशन आ सकता है, जो करंट रजीम है इसको हटाया जा सकता है। देखो, रीज़न इसका ये है, पहली बात तो ईरान की सरकार ब्रूटल तरीके से, मैं कहूँगा जानवरों की तरह ट्रीट करती है अपनी जनता को। अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार ने ओपनली अपनी पुलिस को कह दिया है गोलियां मारो, जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उसको खत्म कर दो। इसके कंपैरिजन में आप देखो इंडिया में, इवन यूएस में कितनी टॉलरेंस होती है प्रोटेस्टर्स के प्रति। और ईरान की सरकार का जो ये क्रूअल तरीका है अपनी जनता की आवाज को दबाने का, ये देखते हुए ही ईरान के कई लेजेंडरी फुटबॉल स्टार्स हैं, ये अपनी आर्मी को कह रहे हैं कि तुम लोग ना जनता के साथ हो जाओ। जनता इस वक्त एक हो चुकी है, सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, तुम लोग भी जनता के साथ मिलकर ये जो करंट रिजीम है इसको तोड़ दो। हर तरफ ईरान में जो भी प्रोमिनेंट वॉइस है ये यही बात कर रहे हैं कि एक बार को ईरान में फिर से रेवोल्यूशन हो जाए, जो करंट रिजीम है इसको हटा दिया जाए। और हाँ, यहाँ पर मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सारा जो गुस्सा है ये हिजाब की वजह से हो रहा है। ईरान की मेन प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर सैंक्शंस की वजह से, जो ईरान की सरकार की जिद है कि ये लोग न्यूक्लियर बम बनाएंगे, उसकी वजह से जो इन पर सैंक्शन लगे हैं, FATF की ब्लैक लिस्ट में है ईरान, उसकी वजह से इनकी बहुत बड़ी आबादी, 60% आबादी बताया जाता है, बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है। पावर्टी रेट ईरान में आपको 60% मिलेगा, इन्फ्लेशन रेट 50% के ऊपर है। ईरान के लोग बाहर पढ़ने नहीं जा पाते, ये लोग अपना ऑयल नहीं बेच रहे। कोई ईरान का आपने सुना नहीं होगा कोई ब्रांड फेमस है, कोई कंपनी फेमस है, ये कंट्री इंडस्ट्री के नाम पे कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। और इनके लोगों को पता है कि करंट अगर स्थिति चलती रही तो जो हाल नॉर्थ कोरिया का है वैसा ही इनका हो जाएगा, लोग भूख के मारे यहाँ पर मरेंगे। तो बहुत से इश्यूज हैं, ये कल्मिनेट हो रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार ने अगर कुछ गलती कर दी, एक बार को आर्मी जो है इनकी ये भी ईरान के खिलाफ हो गई, तो कभी भी ईरान में तख्ता पलट हो सकता है। या तो कोशिश होगी या फिर ऑल टुगेदर ईरान में रजीम चेंज हो ही जाएगा। अब कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो प्रो ईरान है, जो ईरान के समर्थन में बात करते हैं, ये लोग प्राइमरली आपको मिलेंगे रशिया में, पाकिस्तान में। ये कह रहे हैं कि सारे प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ना, ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है इजराइल। इजराइल चाहता है कि ईरान की करंट गवर्नमेंट बिल्कुल हट जाए, नई सरकार ये यहाँ पर प्लेस कर दे। जैसे एक टाइम पर शाह ऑफ ईरान राज करते थे ईरान में, वो काफ़ी प्रो इजराइल, प्रो USA थे, और ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को भी छोड़ दे, ये प्लानिंग चल रही है। नाउ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिए हैं। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि आप किसकी बात का यकीन करोगे। मगर हाँ, ये बात बिल्कुल है कि ईरान में अगर तख्ता पलट हो जाता है
तो ये रीजन में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। एक ऐसा ईरान जो इजराइल और यूएसए के अगेंस्ट नहीं है, हमारा बहुत अच्छा मित्र मुल्क बन सकता है। हम उनसे ऑयल परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाइना के लिए ये बहुत ज़रा खराब न्यूज़ होगी क्योंकि जो करंट रिजीम है ये काफ़ी प्रो चाइना है। तो ईरान के जो प्रोटेस्ट हैं यहाँ पर बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एंगल हैं और अब देखना होगा कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर परहैप्स इवन अगले साल ईरान में क्या होता है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ईरान बहुत ही जल्द इनमें से किस संगठन का फुल मेंबर बनने वाला है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी एससीओ, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी सार्क। बहुत सी वीडियोस में अच्छे से इसका आंसर आपको दे चुका हूं। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो आपने देखी कि भाई जो हिजाब वाला प्रोटेस्ट है ना वो इंडिया नहीं भाई, ईरान में काफ़ी हद तक ना भाई आगे बढ़ चुका है। काफ़ी हद तक आप देखें कि इतनी भाई जो गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि भाई जो हमारे लोग हैं ना वो बाहर ना निकले, उन पर सीधी गोलियां तांगी जा रही हैं भाई। ठीक है, हालात बहुत ज़्यादा भाई ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, जितने को बंदा बोले। लेकिन यह है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि कुछ इनको भाई अपनी आवाम के साथ मिलकर चलना चाहिए। आवाम के आगे किसी चीज़ की ताकत नहीं चलती, चाहे वो टर्की हो और चाहे वो श्रीलंका हो। नहीं देखा जाए ना, अब हिजाब का इतना मतलब कि मसला तो नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं जितना उन्होंने बना दिया इसको इंटरनेशनल इशू। देखा जाए तो भाई ये जो हिजाब वाला इशू है ना ये इतना बड़ा इशू नहीं। अब देखा जाए तो इंडिया में इसने काफ़ी नुकसान हुए, लोग आपस में लड़े भिड़े, जो भी है ना, मतलब कि ये एक बड़ा इशू नहीं। आप एक प्रॉब्लम ये एक थोड़े से तरीके से भी एक इसको हल कर सकते हैं। उसने एक यार क्या थोड़ा सा जाए भी उसका इधर हुआ तो आप उसको थोड़ा सा वार्न कर दें, मतलब कि एक वार्न उनको कर दें, मतलब कि वार्निंग दे ले भाई, आपको समझ नहीं मिलती, मुंह से निकल जाता है ऐसे लफ्ज। आप हर बात पे एक्शन ना लिया करें ऐसे। हर कंट्री के लोग जो है ना वो अपने हिसाब से जो है ना उनको वो पढ़े लिखे हैं, उनको अपने रूल्स रेगुलेशन का पता है, उनको ज़िंदगी गुजारने के हिसाब किताब का सारा पता है। ये जिस तरह आप ये कहते हैं, हाँ अगर आप कोई दूसरे लोगों के लिए इस तरह की जो है ना वो लगा सकते हैं पाबंदियाँ कि आप करें, जब आपके लोग जो खुद मुसलमान हैं सारे आपके एक रिलीजन के लिहाज से, पूरा कंट्री आपका रिलीजन एक ही रिलीजन का है, तो उसमें तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदे को पता है कि मैंने किस तरह चलना है। जितना अब पूरे मुल्क के लिए बन चुका है। अब देखा जाए तो सर प्रशांत ने एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया कि जो ईरान एक न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर पावर एक दौड़ में लगा हुआ है, तो ये बात अब किसी को हजम नहीं हो रही। तो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी तो किसी ने फड्डे आपने इसमें डालनी है। अब इसराइल है जो अब इस रीजन में जो भी है ना, इसराइल को टक्कर वो ईरान देता है। उनके जो भी नुकसान होते हैं या कुछ वो दहशतगर्दी हो या उनकी आर्मी पर अटैक हो, सारे उनके लिंक ईरान से ही जुड़ते हैं। और ईरान ने काफ़ी दफ़ा उधर हमला भी किया, उन्होंने भी इधर मिसाइल मारे हुए हैं, कि शायद मारे हैं कन्फर्म मुझे भी नहीं पता। इनके हालात बीड़ते हैं सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन भी एक इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत था, लेकिन अब अगर ईरान बन जाए ना एक न्यूक्लियर बम तो ज़ाहिर बात है अब इसराइल को कुछ ना कुछ तो डर होगा। अब देखा जाए तो ईरान
अब यार मुझे ना एक बहुत दुख लग रहा है कि देखो कैसे वो एक ना हर मुल्क में एक प्रॉब्लम एक खड़ी कर देते हैं पकड़ कर। देखो ना पहले ऊपर से अब गोरे लोग ही बोल रहे हैं। ये हमारी भूल ही है भैया, हम अपनी यार भूल सहन नहीं, का कभी शिकार हैं। श्रीलंका में एक हुकूमत के पीछे होते हैं लोग, एक लगड़ बगड़ की तरह भागते हैं। कभी पाकिस्तान में ऐसे यार हालात ये होते हैं, चलते ही कभी रहना है एक भाई। बांग्लादेश में ऐसे हालात एक तरक्की पर जाता है मुल्क और फिर ऐसे हालात हो जाते हैं कि हुकूमत के पीछे लग जाते हैं। तो गैप कौन देता है? वो यहाँ पे गैप रहने खुद वाले के लोग ही रहने देते वाले हैं। ही देते हैं तो कुछ। यही अब मसला क्या है ना, अगर करें, आप किसी को गैप नहीं अब देंगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान मतलब ईरान में ऐसा इशू खड़ा हो जाएगा। अब 31 लोग मारे चुके हैं और कितने पता नहीं जेलों में हैं। और वो साल 1000 के भाई करीब ईरानी लोग एक मतलब कि उनको तरस भी नहीं आता। उन्होंने एक देखा नहीं, उन्होंने एक दूसरे के सामने उन्होंने गोली इनको मारी हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि उन्होंने खुला ऑर्डर दिया हुआ है आप भाई मारे इनको गोली, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई उन्होंने सीधी वो गोली मार रहे हैं। तो अवाम यहाँ पर अवाम का नहीं बस चलेगा, जिस जगह वो सीधी भाई गोली चला रहे हैं, गोली को तो टक्कर नहीं भाई दे सकते। एंटी चाइना है, जो एंटी अमेरिका है, वो हुकूमत इन्होंने नहीं रहने देनी। चाहे जो पैसा मतलब यार एशिया के लोग एक ना मतलब हर देश में होते हैं, एक पैसे का लालच होता है, एक बिक जाते हैं। तो उन्होंने एक हालात क्रिएट करने होते हैं, तो इसी वजह से भाई हुकूमत गिरी और एंटी चाइना गया, एंटी अमेरिका गया। अब जो इसराइल के ठीक है मतलब उठाता है, अमेरिका के उठाता है, उनको आगे ले आया हर हुकूमत को। बिल्कुल भाई कोई शक नहीं, उनका एक ऐसे ही खेल है गुल्ली डंडे की तरह हुकूमत गिराना हर मुल्क में, बिल्कुल इधर है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।